अब जो क्वेश्चन रिसेंट जो मैंने दोबारा से सेंड किया उसको क्या करा आपसे भाई? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस आर, है ना, ये क्वार्टर रिंग है ऐसे, ठीक है, ये रखी हुई है, प्लेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक रिंग है, इसकी रेडियस कितनी भाई? इसकी रेडियस है r, ठीक है, और ये भी कितना है? ये भी r हो जाएगा, ठीक है, और इसका हमें क्या बताना है? इसका बताना सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। चलो भाई बताओ कैसे क्वेश्चन, इसने क्या क्वेश्चन है? पता है कैसे हो जाएगा? ये वाला एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, और उसका भी सेंटर ऑफ मास है। यार आप लोगों को मैंने वो डेरिवेशन कराई थी कौन सी? रिंग की डेरिवेशन कराई थी, क्लास में कराई थी, याद करो। सर वो 2r by pi वाली। हाँ, 2r by pi होता है ना रिंग का सेंटर ऑफ मास। क्लास में करवाई थी डेरिवेशन, देखो पीछे घुमा के देखिए, वो कॉपी पे पेजेस टर्न करिए, आपको पता चलेगा। अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है ना, उसका सेंटर मास कहाँ पे होता है? यहाँ से कितने होता है? 2r by pi होता है सेंटर मास। पर सर ये वर्टिकली भी होता है ना, y एक्सिस के लिए। इससे तो क्वाड्रेंट है। भाई को बोल दिया इसलिए बता देता आज। पहले बताओ सारे बच्चे ये होता है नहीं होता है? किसका? सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर मास आता है वहां पे आता है 2r by pi पे आता है। क्लियर? ठीक है, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, है ना, तो भी इस जो हाफ पोर्शन का y कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा? समझे? यार दो सिमेट्रिकल बॉडीज थी ना, नहीं समझे? एक पोर्शन ये था, देखो देखो बहुत ध्यान देना है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये, बिल्कुल आइडेंटिकल है नहीं है? अरे इस अबाउट y एक्सिस दे आर आइडेंटिकल, देखो बिल्कुल, ठीक है। इन सबका मिला के सेंटर मास कहाँ पे आ रहा है? 2r by pi। नीचे से 2r by pi का क्या आ रहा है? सेंटर मास आ रहा है पूरे रिंग का, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिंग किन दो पोर्शन से मिलकर बनी हुई है? एक इस पोर्शन से मिलकर बनी हुई है और एक इस वाले पोर्शन से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब दोनों पोर्शन को अगर मैं अलग अलग देखूं, है ना, तो उन दोनों का सेंटर मास भी 2r by pi पे होगा। इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करो पहले। दोबारा बोल, दोबारा बता दो। सारे बच्चे ध्यान देंगे नहीं मैंने। मतलब ये जो लाइन बोली थी, इस पूरी बॉडी का सेंटर मास कहाँ पे है? 2r by pi। ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये बॉडी जो पूरी रिंग है किससे मिलकर बनी हुई है? एक इधर वाली रिंग क्वार्टर रिंग और एक ये क्वार्टर रिंग, दोनों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और इस पूरे का सेंटर मास 2r by pi पे आ रहा है। इसका मतलब इस वाले का सेंटर मास भी 2r by pi पे होगा, इसका सेंटर मास भी 2r by pi पे होगा। यार दो आइडेंटिकल बॉडीज है ना, समझो ना। जैसे मैं दो पेन रख दूं, बताओ, ठीक है, ये दो पेन है बिल्कुल आइडेंटिकल, ठीक है। इसका सेंटर मास सपोज करो यहाँ से y डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, और इसका भी y डिस्टेंस पे। अगर दोनों को पास पास ला के रख दूं तो सेंटर मास दोनों कहाँ पे आएगा? y पे आएगा, नहीं आएगा? दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। अब अगर मैं इसमें से एक हटा दूं फिर पूछो मेरे का सेंटर मास का है, तो y पे तो रहेगा ना, समझे? इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूं इतने को, समझे, और मैं पूछूं कि इस रिंग का सेंटर मास कहाँ पे है, तो यहाँ से कितनी हाइट पे होगा? 2r by pi पे होगा। ये समझ आ रही है आपको बात? हाँ, किधर? y कोऑर्डिनेट की बात करो, उसका y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट भी, ये भी सिमेट्रिकल है। या तो अच्छा छोड़ो, इसको तुम डराइव कर लो यार, समझ नहीं आ रहा है तो रिंग वाली डेरिवेशन देखो, है ना। देखो रिंग की डेरिवेशन क्या आती है, आप देखो एक बार सारे। देखो भाई रिंग की डेरिवेशन देखो, इसलिए आपको डेरिवेशन कराई थी मैंने, है ना। मैंने बोला था कि रिंग के डेरिवेशन को आगे हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग कैसे करते थे रिंग के डेरिवेशन में, देखो सारे बच्चे देखो, भाई कॉपी ओपन करो और एक बार चेक करो जल्दी से।
पहले आर लिखा फिर डी आर हाँ ओपन कर लो उसको चेक करो। ड्राइव बोले तुमने, वेरी गुड। कैसे क्या बताओ? सर वो छोटा पार्ट ले लिया, हाँ उसका फिर वो वाला फॉर्मूला लगाया अपना इंटीग्रेशन वाला, r sin थीटा d थीटा अपॉन थीटा d थीटा सारी वैल्यूज रखी, बाद में लगा 2r/8। चलो सर सबने डेरिवेशन ओपन कर लिया एक बार। सबकी कॉपी ओपन होनी चाहिए, तो डेरिवेशन सामने होनी चाहिए। देखो तेरी कॉपी कहाँ है? ये क्वेश्चन मतलब टफ की कैटेगरी में आएगा, इजी नहीं है। आपको याद होगा कि अगर आपको रिंग का सेंटर मास निकालना तो मैं क्या करना पड़ता था? एक डेरिवेशन का काम नीचे कोई बता नहीं क्या क्या करते हैं उसका बताओ। सर पहले एक थीटा एंगल पे एक छोटा एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी थीटा, ठीक है। फिर ये एलिमेंट पकड़ेंगे, डी एल ठीक है। इसका मास कितना होगा? इसका मास डी होगा, ठीक है। और इसकी लेंथ को क्या लिखेंगे? डी एल, ठीक है। इसकी लेंथ को डी एल लिख लेते हैं, इसकी लेंथ डी एल हो गई। तो आपको याद है जो लेंथ होती है वो कितना होता है? रेडियस इनटू एंगल। समझे? ये सब याद आना चाहिए भैया आपको डेरिवेशन, समझे? देख लो ये करवाया हुआ है आपको, अभी आपके ओपन होगी तो डीएल को क्या लिखा होगा? आर डी थीटा, है ना भाई। ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गया? एंगल हो गया, रेडियस हो गई, तो डीएल इज आर डी थीटा। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका मास कितना होगा तो बताओ कितना मास होगा? यार मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये लेंथ कितनी होगी? पाई आर बाय 2। पूरे सर्कल का 1/4। पूरा सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। उसका 1/4 करेंगे तो कितना है? तो आप सारे बच्चों को बताइए ये क्या लिखा मैंने? मास पर यूनिट लेंथ। ये लिखा है मास पर यूनिट लेंथ। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है आर टी थीटा। ये क्या लिखा होगा? ये डीएम लिखा होगा। कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को? अगर डेरिवेशन आपने की नहीं है ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए डेरिवेशन रिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं की है, जो बच्चे एब्सेंट थे या कॉपी में नहीं हो, जाके इसको कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा? ये डीएम की वैल्यू आ गई। कितना है डीएम भाई पर बताइए मुझे? कितना आ जाएगा? एम 2m डी थीटा बाई पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई? डीएमटी। ये डीएम की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है सारे बच्चों मुझे बताओ। आरडीएम अपॉन डीएम। यार इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा मुझे बताओ, सारे बच्चों मुझे बताएं इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? यार है ना, ये कितना होगा? कितना होगा ये? आर साइन थीटा। और ये कितना होगा? समझे? ये जो छोटा सा एलिमेंट आया है भाई, प्लीज अब समझते रहिए, हम लोग बात नहीं करिए। छोटे से एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? आर cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? भाई मेडिकल का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग वाला नहीं है। इंजीनियरिंग तो अभी आगे टफ क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, समझे? हाँ मैं डरा नहीं रहा हूँ, तो डेरिवेशन आपको प्रॉपर आनी चाहिए। सत्य बता दो। तो आर cos थीटा दिस आर sin। अब देखो एक बात बताओ, अब सबसे पहले मुझे निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? आरडीएम एक्स डीएम अपॉन क्या? ज्यादा क्या? डीएम क्या होता था? छोटे से एलिमेंट का मास। और एक्स क्या होता था? उस छोटे से एलिमेंट का क्या? सेंटर ऑफ मास। तो ये बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स की प्लेस क्या लिखेंगे? आर cos थीटा। और डीएम के प्लेस क्या लिखेंगे? 2m बाई पाई और कितना? डी अपॉन इंटीग्रेशन क्या आपका डीएम कितना है ये? 2m बाई पाई। ये समझ आ रहा है? एक्स क्या था? यार जो इसमें x होता था उस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास होता था। तो जो मैंने एलिमेंट लिया है, अगर मैं आपसे पूछूं ये एलिमेंट तो छोटा सा ही होगा ना यार, इसका सेंटर ऑफ मास भी नहीं होगा। इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा मतलब? यार cos थीटा नहीं होगा, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? r sin थीटा होगा। अब क्योंकि बहुत छोटा सा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल जहां पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं पे होगा।
तो जो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा वही इसका सेंटर मास भी होगा, जो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा वहीं पे इसका सेंटर मास भी होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया r cos थीटा, तो यहाँ लिखिए r cos थीटा, ठीक है। लिमिट क्या लगेगी कौन बताएगा? 0 से पाई बाई 2। लिमिट लिखती है लिमिट, है ना। तो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ पे आएगा? इससे पीछे नहीं छूटेगा, पर इनसे देख लो आगे भी 11 में 3-4 बार ये डेरिवेशन इसी तरह की है। तो अभी समझ लीजिए यहाँ पे थीटा कितना है सारे बच्चे मुझे बताएं, 0 और फिर जब आप यहाँ पहुंचोगे ना थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। तो लिमिट लगेगी 0 से पाई बाई 2, और यहाँ की लगेगी क्या 0 से पाई बाई 2। कांस्टेंट बाहर आ जाता है सारे, समझे। तो 2m बाई पाई यहाँ से बाहर आएगा और 2m बाई पाई यहाँ से बाहर आएगा, समझ गए। तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा? इंटीग्रेशन बचेगा कितना? cos थीटा d थीटा अपॉन कितना बचेगा? ओनली d थीटा, और लिमिट कितनी? 0 से पाई बाई 2। यहाँ पे लिमिट कितनी है? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे बताओ? sin theta sin थीटा होता है cos थीटा का इंटीग्रेशन। yes sir sin थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 to pi 0 to पाई बाई 2 अपॉन d थीटा में कितना आएगा? थीटा, और लिमिट कितनी? सबको समझ में आ रहा है? d थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? थीटा। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा बताओ? अपन लिमिट लिखते हैं, कितना आएगा बताइए? sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 अपॉन कितना आएगा? पाई बाई 2 माइनस 0। तो सॉल्व करो तो कितनी आएगी वैल्यू? r ये वैल्यू है कितनी? 2r by 4 मेरे पास आपको टैक्टली बोल रहा था, है ना। So, हाँ, आपने x कोऑर्डिनेट से सॉल्व किया है पाई से। y को फिर निकालेंगे ऐसे, वो भी 2r बाई पाई आएगा। सर हमने y से सॉल्व किया तो एक 0 और पाई बाई 2 क्यों लिया? अगर आपने x से सॉल्व किया ना अभी, तो फिर आपने वो क्यों लिया 0 टू पाई बाई 2? पाई बाई 2 तो उसका y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। एंगल लिमिट किस चीज की लगती है? एंगल जो वेरिएबल उसकी लिमिट लगेगी। कौन वेरी कर रहा है यहाँ पे? थीटा वेरी कर रहा है ना। लिमिट कैसे डिसाइड करना है? लिमिट में देखते हैं पहला एलिमेंट कहाँ पे और फाइनल और लास्ट एलिमेंट कहाँ है। पहला एलिमेंट कहाँ पे और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे? इसे लिमिट क्या लगेगी? 0 से पाई बाई 2। सिमिलरली अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या करोगे सारे बच्चे मुझे बताएं। या लिखोगे y d अपॉन इंटीग्रेशन d, फिर यहाँ लिखोगे r sin थीटा, सॉल्व करोगे रिजल्ट सेम आएगा, समझे। x भाई सिमेट्रिकल बॉडी है ना, तो उसका क्या आ जाएगा बताइए? x कोऑर्डिनेट भी 2r बाई पाई और y कोऑर्डिनेट भी कितना आएगा? फिर आगे में ऐसा करना नहीं है यार। अब एक बार आप फिर दोबारा से सोचो कि एक रिंग है पूरी, ठीक है। लास्ट टाइम एक बार थॉट लीजिए, इस रिंग का सेंटर मास नीचे से कितने पे? 2r बाई पाई से, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल रिंग है ना। जैसा पोर्शन ये है 1/4 ये वाला, और ये वाला 1/4 दे आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। और इन दोनों का सेंटर मास मिला के कहाँ पे? अच्छा ये बताओ, जो ये वाला क्वार्टर होगा, और इसको शॉर्टकट से समझने की कोशिश करो। देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा था, सारे बच्चे देखें, इसका सेंटर मास किसी हाइट पे होगा। ये क्या है? ये क्वार्टर रिंग है ना यार। अच्छा, अगर मैं एक ऐसी क्वार्टर रिंग यहाँ भी ले तो इसका सेंटर मास भी किसी हाइट पे होगा। दोनों का हाइट सेम होगी नहीं होगी? अरे यार जैसा ये है, समझे, जैसा ये है बिल्कुल वैसे तो ये भी है। तो मान लो मैं बोल दूं कि यार इसका सेंटर मास यहाँ से y हाइट पे है, इसका सेंटर मास भी बोल देता हूँ कितनी हाइट पे, समझ गए। तो अब अगर दोनों के मास सेम है, इसका सेंटर मास भी y हाइट पे, इसका सेंटर मास भी, तो मिला के पूरे का सेंटर मास कहाँ आएगा बताओ? y पे तो आएगा। इसमें अंदर है आपको। पहले मैंने बोला कि ये रिंग है, सारी बातें ध्यान सुनिए, और ये रिंग है, दे आर आइडेंटिकल। मैंने बोला यार इसका सेंटर मास यहाँ से y हाइट पे, मुझे नहीं पता कहाँ पे, और मैंने बोला इसका सेंटर मास होना ही पड़ेगा y, क्लियर। इसका सेंटर मास y हाइट पे, इसका भी y पे, और दोनों बिल्कुल सेम है। तो अब बताओ इन दोनों का कंबाइंड सेंटर मास क्या आएगा? यार वो भी तो y पे आएगा। नहीं समझ रहा तो ऐसे देख लो, my प्लस my अपॉन m प्लस m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 कितना आ जाएगा? ये y तो आ जाएगा, समझे। अब ये तो मैं ऑलरेडी पता है यार कि पूरी रिंग का सेंटर मास कहाँ पे होता है? 2r बाई पाई पे होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इसको सॉल्व मत करो, सीधे बोल दो कहाँ पे सेंटर मास। तो अगर इसका यहाँ से सेंटर मास 2r बाई पाई पे मैंने लिख दिया, तो इधर भी तो 2r बाई पाई होगा। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना यार।
तो अगर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 2r बाई पाई यहाँ भी कितना होगा? 2r/. तो लॉजिकली आप बोल सकते थे कि 2r बाई पाई कोमा 2r बाई पाई, और ये हमने ड्राइव करके इसको देख लिया। सुन रहा 2000 क्वेश्चन हो पाएंगे। चलो अगला देखो कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट। हाँ, जो अगला वाला क्वेश्चन है वो मैं सिंगेट से कराता हूँ आपको। इसमें काफ़ी रिपीटेड भी होंगे वैसे, है ना, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे। अगला सिंगल। हाँ सिंगेट से मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ सिंगेट। अच्छा ये क्वेश्चन है हमारा 1.15 ना, किसने भेजा ये क्वेश्चन? मैंने यार ये तो सेंट्रोमास के क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा चलो सर ऐसे लगा नहीं है सेंटर ऑफ मास है किसमें? ये वाले एलिमेंट यार देखो सुनो सारे बच्चे सुनो, ध्यान सुनना, इसको नोट करना पॉइंट। वैसे मैं बता भी चुका हूँ आपको, अगर आप जाके एक बार रोटेशन है तो सर्कुलर मोशन चेक करोगे, इसके चक्कर में मैं भी रोटेशन बोलने लगा सर्कुलर मोशन को, है ना। अगर एक कोई पॉइंट मास घूम रहा है ना, ऐसे कोई सर्कल में घूम रहा है, तो उसको घूमने के लिए कितना फोर्स चाहिए होता है? mv²/r। mv²/r, या जिसको mr ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया मैंने क्वेश्चन, सर मैं भेज देता हूँ। तुम भेज दिया क्वेश्चन कौन सा है? बच्चे समझ नहीं रहे। कॉन्सेप्ट है, ठीक है यार सारे बच्चे मुझे बताएं कि अगर एक m मास r रेडियस में ऐसे ओमेगा से घूम रहा है ना, तो इसको कितना फोर्स चाहिए घूमने के लिए? mv²/r। mv²/r चाहिए ना। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की होती कितनी, और या फिर mr ओमेगा। दोनों फॉर्मूले सेम ही होते हैं यार। किसके लिए होता है बताइए? अगर कोई पॉइंट मास है तो, समझे? ऐसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके होंगे। आप सोचो पॉइंट मास की जगह मैं एक रॉड रख दूं, है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? अगर रॉड घूम रही है तो आप रॉड को किससे रिप्लेस कर दोगे? पॉइंट मास से। कहाँ पे? सेंटर पे। ये याद रखना, समझ गया ना। तो यहाँ पे सेंटर मास से कॉन्सेप्ट चल जाता है। किस केस में? सब समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं इस रॉड को ऐसे घुमा दूंगा ऐसे, तो उसको क्या चाहिए होगा? अरे अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए होगा। अब इसका मास तो हर जगह है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, सारा मास कहाँ पे एज्यूम कर लोगे आप? समझे? अगर आपके पास एक रॉड घूम रही है ऐसे, समझे, और इसको आपने ओमेगा से घुमा दिया है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना कॉन्सेप्ट में, तो आप सारा मास कहाँ पे एज्यूम कर लोगे? r/2। तो कितना फोर्स चाहिए इसको घूमने के लिए? इसको चाहिए m/2। तो लिख लेना, मास ऑफ रॉड कैन बी एज्यूम्ड एट इट्स सेंटर। तो लेंथ कितनी थी? r थी, तो ये बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझ ये सर। अब क्या पूछ के रहा है बताओ? सारे बच्चे क्वेश्चन देखें एक बार। पूछ रहा था। नहीं ये नहीं पूछा, क्वेश्चन लैंग्वेज में कुछ और लिखा हुआ है। How much horizontal force does the shaft exert on the या तो नेक्स्ट शैफ्ट पे देखो, एक शैफ्ट पे रॉड को लगा रखा है भाई। सारे बच्चे देखिए, अरे सारे बच्चे देखो पहले, ये क्या है? ये एक शैफ्ट हो गया, है ना। ये शैफ्ट ऐसे घूम रहा है और इसके साथ में कौन अटैच है? रॉड अटैच है, समझे? तो जब रॉड ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगी ऐसे ऐसे, ये शैफ्ट हो गया, शैफ्ट के चारों तरफ वैसे रॉड घूम रही है, तो इसको कितना फोर्स चाहिए अंदर की तरफ? इतना फोर्स चाहिए। ये फोर्स कहाँ से आएगा? ये शैफ्ट इसको अंदर खींच रहा होगा। अरे शैफ्ट में कोई फोर्स आ रहा होगा, इसको अंदर खींच रहा होगा ना, तो ये शैफ्ट को क्या कर रहा होगा बताओ? ये बाहर खींच रहा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ से नहीं समझ रहा। अगर आपने शैफ्ट को पकड़ के घुमाया, ऐसे ऐसे घुमा दिया शैफ्ट को, जब शैफ्ट को घुमाओगे ऐसे ऐसे, शैफ्ट घूमेगा ऐसे, तो जिसका रॉड लगी वो क्या करेगी? वैसे से घूमेगी। तो रॉड को क्या चाहिए? फोर्स किधर? अंदर की तरफ। कितना फोर्स चाहिए? ये फोर्स कौन देगा? ये शैफ्ट इसको अंदर खींच रहा होगा अपनी तरफ, समझे? अंदर की तरफ जब ऐसे घूमेगा ये, तो शैफ्ट इसको अंदर खींच रहा होगा इतने फोर्स से। तो जब शैफ्ट इसको अंदर खींचेगा तो ये क्या करेगा? ये शैफ्ट को बाहर खींचेगा।
कितने फोर्स है? द सेम फोर्स। मुझे यहाँ आंसर हो गया mr/2 समझ गए? बात समझ आ गई आपको कि अगर कहीं भी रॉड घूम रही है तो रॉड का सारा मास कहाँ मान सकते हो आप? इसके सेंटर में मान सकते हो, और फिर आप सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक, एम का मीनिंग क्लियर? टोटल मास और पूरी बॉडी का सेंटर मास m1, जिसको रिमूव किया उसका मास r1, जिसको रिमूव किया उसका, और r डैश क्या होता है? शिफ्ट नहीं, जो बॉडी बची है उसका सेंटर मास। क्लियर? अब सारे बच्चे बार क्वेश्चन को ध्यान से देखें। किसने पूरी बॉडी का सेंटर डिस्क बनी हुई है, जे का क्वेश्चन है, देख लो भाई है ना, लोग कराते हैं। ठीक है, चलो बताओ डिस्क का कुछ मास दे रखा है? क्या दे रखा है डिस्क का? रेडियस दे रखी है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए भाई एक चीज और, देखो सारे बच्चे, कि हम लोग मास के प्लेस पे एरिया भी यूज कर सकते हैं और मास के प्लेस पे वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। यार मान लो कोई फ्लैट बॉडी रखी हुई है, कोई डिस्क है ना, तो किसी डिस्क का जो मास होगा वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल ही होगा। मान लो मैं डिस्क से किसी पोर्शन को कट कर दूं, उसको निकालूं, तो मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और कोई स्फीयर होता है तो उसमें मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नहीं। और मास रॉड में किससे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? फिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली तीन तरह से होता है, या तो लीनियर होगा किसी रॉड में, या फिर किसी सरफेस में डिस्क है, रेक्टेंगल है, या किसमें होगा? वॉल्यूम में होगा। ठीक है, तो अगर आपकी कोई फ्लैट बॉडी है, मतलब 2D बॉडी है, तो आप मास के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हो? उसका एरिया भी यूज कर सकते हो। समझे? क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ? AR माइनस क्या? A1R1 अपॉन क्या बन जाएगा? A माइनस A, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है भाई, पूरी डिस्क की रेडियस कितनी? सारे बच्चे मुझे बताएं क्यों? पूरी डिस्क की रेडियस बताओ। 6 है। तो यार मैं इसको A लिख देता हूँ, आप बाद में वैल्यू पुट करना। कितनी रेडियस इसकी? सारे बच्चे देखें, मैंने इसकी रेडियस को कितना एज्यूम कर लिया? A। ठीक है, जिस डिस्क को हटाया उसकी रेडियस कितनी है? मैंने जिस डिस्क को रिमूव किया है उसकी रेडियस कितनी है? उसकी B। ठीक है, ये रेडियस B हो गई, और ये रेडियस कितनी है? A। और इसका सेंटर कहाँ पे है? इसका सेंटर यहां से C डिस्टेंस पे देता हूं मैं। समझो भाई, अब बाद में वैल्यूज पुट करना। समझे? देख लो संगीत में इलस्ट्रेशन में सेम क्वेश्चन क्या क्या मैंने अज्यूम कर लिया, बताओ। अरे पूरी डिस्क की रेडियस कितनी है? A। ठीक है, जिसको हटाया उसकी रेडियस कितनी है? B। जिसको हटाया उसका सेंटर यहां से कितनी डिस्टेंस पे था? यहां से C डिस्टेंस पे सेंटर था। क्लियर? तो इसको इधर से हटाया है तो सेंटर मास कहाँ जाएगा? इधर से हटाओगे तो बाकी जो बची हुई बॉडी उसका सेंटर मास पीछे चला जाएगा ना। ये तो होता है कॉन्सेप्ट। तो चलो पहले आप मुझे A की वैल्यू बताएं सारे बच्चे। A कितना होगा? A क्या होता है? A क्या होता है? पूरी बॉडी का एरिया कितना होगा? अभी ABC की मैं बात करूँ, पाई A स्क्वायर है ना। ये A है, ये एरिया आ गया। अच्छा अब बताओ R क्या होता है? मतलब मुझे यहाँ पे x लिख देना चाहिए क्योंकि हम लोग x एक्सिस पे तो बात कर रहे हैं। तो R के प्लेस पे x और R1 के प्लेस पे क्या? x1, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं। तो बताओ पूरी बॉडी का सेंटर मास कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको ओरिजिन मान लेते हैं। समझ गए? तो बताओ R1 की x की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। समझ गए? x की वैल्यू कितनी हुई? A1 क्या होता है? A1 एरिया किसका एरिया? जिसको हटाया मैंने। किसको हटाया मैंने? इस डिस्क को हटाया। इसकी रेडियस कितनी है? B। जो आपका A1 होगा, यार ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने भी 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ घटे होने चाहिए। ठीक है, अब बताओ इसके बाद x1 क्या होता है? सेंटर मास किसका? जिसको हटाया है उसका सेंटर मास। तो जिसको हटाया मैंने उसको कहाँ ले लिया था? C पे ले लिया था। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? इसको हटाया है भाई, उसका सेंटर मास C डिस्टेंस पे रहा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? C।
अब ये वैल्यू पुट कर देना, समझे, और देख लो जो आंसर आ रहा है, बाद में आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से एबीसी की वैल्यूज पुट कर देना। ये जेई में इसी फॉर्म में आया था तो मैंने आपको इसी फॉर्म में आंसर दे दिया है। इसको चलो निकाल लीजिए, आंसर कितना है बताओ, a इंटू कितना x माइनस a1 और x1 अपॉन कितना a माइनस कितना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था और ये इसका आंसर होगा कितना, माइनस बी स्क्वायर सी अपॉन पाई ए स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ ये की मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन था। सर हाँ अगर मैं ओरिजिन बिल्कुल सर्कमफेरेंस पे ले लूं वो कहीं नहीं उसके आंसर ही मैच करो। हाँ तो उसके हिसाब से आएगा ना सर, उस ओरिजिन के हिसाब से। यहाँ थोड़ा ना आएगा फिर आंसर, सर जैसे अगर मैंने वहां से लिया यहाँ ले लो ना, तो 6 एक तो तो जो तुम्हारा जो आएगा वो यहीं से आएगा, फिर डिस्टेंस यहाँ थोड़ा ना आएगी फिर। अभी यहाँ डिस्टेंस कहाँ से आई है, अभी मैंने इसको ओरिजिन लिया है, इससे इतना पीछे है, तुम यहाँ ओरिजिन लो, कोई दिक्कत, फिर इससे आंसर आएगा, समझ गए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। भाई ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने क्लास में कराया था, उसमें क्या कहता है मैंने, उसमें r/2 लिया था, याद है आपको, वो क्लास का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, स्कूल का, स्कूल में पूछा जाएगा, देख लो यार, उसका आंसर -r/6 आया था। कॉपी नोट्स ओपन करके बैठिए, उसमें देखिए जब क्लास में कराया था कि डिस्क से एक डिस्क को हटाया था, और वो डिस्क कैसे हटाई थी आपको, आपको याद है, सारे बच्चे देख लें, स्कूल में मिलेगा और फिर पेपर अगर आएगा तो आपको पक्का बता रहा हूँ। अगर ये डिस्क है, इस डिस्क से मैंने ऐसे डिस्क को हटा दिया था, मतलब है ना, तो उसका सेंट्रोमास यहाँ चला गया था कितना, r/6 डिस्टेंस पीछे लगा था। इसके बाद मैंने स्फीयर वाला भी करवाया था आपको, जिसमें आंसर आया था r/14 माइनस r/14 माइनस r/14 आया था। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना, और ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, याद ही रख लें, याद रख लो, क्या दिक्कत है। याद। चलो भाई, इसके बाद जो सिंगेज की प्रॉब्लम हो, अगली जो भी दिख रही हो भेज दो मैं। हाँ यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं थोड़ा कहानी समझा देता हूँ, ये दोबारा से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। ये सर्कुलर आर्क हो गई, ठीक है, इसका ये एंगल कितना लिया था यार, अल्फा लिया था ये एंगल, और हमें इसका क्या निकालना है, सेंट्रोमास निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है यहाँ पे, कितने एंगल पे, थीटा पे डी थीटा, और ये छोटा सा मास ले लिया, ठीक है। ये वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है सेंट्रोमास मास का, और किसका होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, जहाँ पे डीएम क्या है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और एक्स क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, किसका, स्मॉल एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, और ये स्मॉल एलिमेंट का क्या, वाई कोऑर्डिनेट, सेंट्रोमास का, ठीक है। तो चलो भाई, अब मुझे बताओ आप लोगों ने कि मुझे वाई में तो निकालने की जरूरत है नहीं, सबको समझ रहा हो क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे का बराबर है, तो वाई पॉइंट तो कहीं बीच में जाएगा। एक्स में देखते हैं, अमन बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये डिस्टेंस डाल दो, ये डिस्टेंस कितनी है, यार cos थीटा होगी, यस सर, ठीक है। तो x के बेस पे क्या लिख सकते हैं बताओ यहाँ पे। अच्छा इसका डीएम कौन बताएगा मुझे, देखो मैं डायरेक्टली आपको तरीका बता रहा हूँ, आप लेंथ मत लिखो, यू कैन आल्सो यूज एंगल। पूरा एंगल कितना था बताओ, अरे ये अल्फा था, ये अल्फा था, पूरा कितना हो गया 12, और इसका मास कितना है टोटल m। तो ये क्या लिखा हुआ है, मास पर यूनिट एंगल, मास पर यूनिट, और ये एंगल कितना है बताओ, ये छोटा सा एंगल कितना है डी थीटा। अगर मैं इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा बताओ, सबको समझ आ रहा है, ये पूरा एंगल अल्फा था, ये अल्फा था, मिला के 2 अल्फा हो गया, m/2 अल्फा क्या है, मास पर यूनिट एंगल, और ये छोटा सा एंगल कितना है बताओ, तो उसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा क्या, देखो पहले आज ये घर पे जाके पढ़नी पड़ेगी, उन्हें बहुत भारी हो जाएगी पता है, अगर आप आपको में अराउंड एंगल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्या, हाँ हाँ एंगल आज में नहीं में डीएम लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन, इसकी डिस्टेंस एक्स पे कितनी है, आर कॉस थीटा है, तो आप कुछ मत करो, बस एक्स प्लेस पे आर कॉस थीटा लिख दो यहाँ पे। एक्स प्लेस क्या लिखेंगे आप, आर कॉस थीटा, और डीएम के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, m बाई कितना
2 अल्फा डी थीटा अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आता है इंटीग्रेशन डीएम। इसको सीधे मास में तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, फालतू क्यों इंटीग्रेट करें यार। सारे बच्चे मुझे बताओ, यह जो नीचे इंटीग्रेशन डीएम आ रहा है वो क्या होगा, मास का सम। जो नीचे इंटीग्रेशन डीएम आ रहा है वो क्या है, सारे डीएम का समेशन। ये डीएम ये डीएम ये डीएम सबका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, केवल के टोटल मास ना, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ आपको कभी कभी इंटीग्रेट करना हो तो करो, वरना नहीं करना तो मत करो, सीधे एम लिख सकते हो, डायरेक्टली राइट एम। ठीक है, चलो एम लिख दिया। और अब आप सब रूल आज से बताओ लिमिट क्या लगेगी बताओ। ठीक है, कौन बच्चा मुझे लिमिट बताता है, देखें प्लस माइनस है। हाँ लिमिट क्या लगेगी, या देखो लिमिट तक पहला एलिमेंट कहाँ पे आएगा, देखो अभी एक नई चीज आ गई, पहला एलिमेंट यहाँ पे आएगा और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। इस लाइन पे एंगल 0 है, तो जब कभी भी एंगल लाइन से नीचे शुरू होगा लाइन के ऊपर जाएगा, समझे। तो पहले आप बोलोगे एंगल कितना था, माइनस अल्फा, यहाँ पे कितना होता है 0, फिर कितना, समझ गए। तो लिमिट क्या लगेगी बताइए, माइनस अल्फा से अल्फा लिखो भाई। ये सब कुछ बहुत टफ नहीं, मैं आपको बताऊं ना, एक बार घर पे पढ़ लोगे अगर ना जाके तो आपको इजी लगेगा। अभी पढ़ोगे आधा अधूरा आपको समझ में आएगा, घर पे जाके रख दोगे, 10 दिन बाद कॉपी उठाओगे तो समझ नहीं आएगा। डेली के डेली पढ़ो जाके, है ना, तो चीजें आपको बहुत ही क्या लगेंगी, इजी लगेंगी। अब वरना कॉपी रख दो तो फिर अगली बार उठा के देखो आपको हवा भी मिलेगी। हाँ थीटा एंगल आपने लिमिट ऐसा क्यों लगाई, तो बता लिमिट थीटा की तो लगाई थी। थीटा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, माइनस अल्फा के बराबर होगी। और इस एलिमेंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, प्लस अल्फा। तो एंगल हमारा इस एलिमेंट के लिए एंगल कितना है बताओ, ये पूरा अल्फा एंगल था ना पूरा इस एलिमेंट के लिए। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा एलिमेंट का एंगल ही तो होता है यार। किसके साथ थीटा एंगल है बताओ, इस लाइन के साथ जो एंगल एलिमेंट का वही तो है ना। पहला एलिमेंट यहाँ आएगा नहीं आएगा बताओ, इस लाइन से उसका एंगल कितना हो गया नीचे की तरफ, माइनस अल्फा। लास्ट एलिमेंट कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, इसके लिए एंगल कितना हो गया, प्लस अल्फा। तो लिमिट क्या लग जाएगी, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। चलो cos थीटा का इंटीग्रेशन नहीं याद होगा cos थीटा को, माइनस साइन अच्छा इससे कुछ कटेगा क्या, कांस्टेंट n से कट जाएगा ना, माइनस साइन तो r/2 अल्फा तो बाहर आ जाएगा, मतलब आ गया नहीं आ गया, साइन कांस्टेंट है ना। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में बचेगा cos थीटा d थीटा लिमिट माइनस अल्फा से प्लस, ठीक है। ये r/2 अल्फा हो गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा भाई, नहीं भाई सिर्फ sin थीटा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos अल्फा cos थीटा होता है ना यार। sin थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस याद कर लो फॉर्मूले यार, पॉजिटिव cos थीटा। sin थीटा का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव cos थीटा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उल्टे होते हैं। तो अगर sin थीटा का डिफरेंशिएशन आपको याद है cos थीटा होता है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन याद करने में क्या दिक्कत है, sin थीटा हो जाएगा। वो इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, समझ गया ना। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो बाय डिफॉल्ट आपको इंटीग्रेशन के भी याद है, समझ गया ना। सर हाँ आपके सर फ्रिक्शन वाली प्लेलिस्ट में तो सर ये है, क्या है, एक ही वीडियो है। कौन सी वीडियो है, सर आज बस इसके बाद फिर टाइटल क्या है सर, sin थीटा तो माइनस cos थीटा होगा इंटीग्रेशन इसका, sin थीटा भाई ये सब ऑफिस में देखते हैं बहुत बात है। पेनफुल इयरिंग्स से इयरिंग्स के लिए पेनफुल इयरिंग्स सही है, वो सही है। आपका पार्लर है यार ऐसा तो मैं कुछ नहीं देखता। चलो देख लेंगे, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कितना आएगा ये, साइन अल्फा देख लो भाई, और माइनस कितना आएगा, साइन माइनस अल्फा। सारे बच्चे मुझे बताएं साइन माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस साइन अल्फा। r/2 अल्फा और साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा होता है ये, और एक माइनस बाहर आके क्या बन जाएगा ये, देख लो भाई ये मैथमेटिक्स फॉर्मूले को देख लें। सर ये क्या है, माइनस थीटा, ये पेनफुल इयरिंग्स अरे यार तुम तो इधर देखो क्या गया भाई, ये आ गया 2r/अल्फा और कितना फॉर्मूला याद कर लो।
फॉर्मूला याद रखना है इसका 2r by अल्फा sin सर अल्फा। आपने कौन सा ये कहाँ से है x कोऑर्डिनेट बताओ कहाँ से है ये? याद है डिस्टेंस साइज कंसंट्रेशन एटॉल भाई अगर किसी को बहुत टफ लगा तो बता दो ये बिल्कुल टफ सर नहीं 2 है। कट नहीं जाएगा 2 तो कैंसिल हो जाएगा वो तो कह रहा हूँ sin alpha plus sin alpha। तो मैंने कट तो कर दिया सर सर, दूसरा हाँ, sin alpha by alpha लिखा। भाई नीचे कट तो कर दिया मैंने फिर ऊपर तो रहेगा ऊपर में आएगा नहीं। सर हाँ बोलो। sin alpha पर alpha का r नहीं कर उसका मान नहीं कर सकते। नहीं यार लिमिट्स नहीं है। सर सर हाँ इसके बाद ऑफ हाँ भी अच्छा अब तो टाइम हो रहा है बस। हमारी कहाँ सुनोगे आप? मैंने कभी बताया था मैं अच्छी बच्ची हूँ से मेरी बात अभी किसका बैच है? ब्लैकमेल कर रखा है आपको। मेरा मैंने क्या और किसी का बैच नहीं है? अभी सर मुझे घर जाना अभी किसी का बैच नहीं है? बहुत सी बात है किसी का बैच? मेरे अलावा तो और किसी का नहीं। हाँ मेरा है और सर सर मेरे को घर जाना प्लीज समझो बात को समझा करो बात को। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं और जैसे मैं फिर उसका आंसर क्या दिया भाई? सारे शहर के बता आंसर मैच करा लो एक बार। तो 5 की जगह तो यहाँ पे 2 अल्फा हो गया ना। भाई मैंने जो अगर 2 अल्फा लिया है तो क्वेश्चन में कितना है देखो आप चेक करो। क्वेश्चन में 5 है। एक क्वेश्चन और मैं भेज रहा हूँ। डीसी पांडे का भेजना भाई को। सर डीसी पांडे का था ये वाला। ये जो भी कराया है तो सर ये 1.16 रह गया। सर बस छुट्टी कर दो हाँ बस अभी देखो दो पार्टिकल हैं दोनों के मासेस क्या हैं इक्वल। पहले कोऑर्डिनेट का पहले पार्टिकल का सेंटर मास कहाँ पे बताना भाई। जो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं ठीक है इसमें इनके मासेस कितने कितने हो गए m एंड ठीक है बताओ इसका सेंटर मास कहाँ पे 4 4 6 इसका कहाँ पे 6 to 8 मासेस सेम है तो सेंटर मास बिल्कुल मिड में आ जाएगा पता है। यस सर। तो अगर दो मासेस सेम है तो सेंटर मास कहाँ पे है बीच में है। और आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हो ये अगर आपको फॉर्म लगाने का मन हो रहा है क्या लिखोगे mx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस m यहाँ से कितना आएगा ये x1 प्लस x2 by 2 आ जाएगा and similarly y1 plus y2 by 2 and similarly समझे तो इनको 4 6 को ऐड करते हैं कितना आएगा 10 by 2 कितना 5 ये पॉइंट 4 2 3 3 6 8 7 ये आ गया इन दोनों का सेंटर ठीक है समझा। चलो कोई दिक्कत नहीं आप कॉन्सेप्ट देख लो है ना सेंटर मास आ गया मिला के। अब ये भाग रहा होगा कहीं सारे बच्चे देखो पहला भाग रहा है दूसरा भी भाग रहा है क्यों पहला भी भाग रहा है दूसरा भी भाग रहा है तो सेंटर मास भी तो भाग रहा होगा। गौर इसकी वेलोसिटी कितनी पहले वाली की बताओ 2i कैप सिर्फ 2i कैप यस सर। बहुत बढ़िया और इसकी कितनी 2j कैप तो एक काम करते हैं इनके जो सेंटर मास है उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 ठीक है तो यार तो mv1 प्लस mv2 अपॉन m प्लस m कितना है भाई ये आगे वेलोसिटी आई कैप प्लस j कैप आगे नहीं आगे देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बट ये चाहिए मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। वेलोसिटी आ गई किसकी सेंटर मास वेलोसिटी आ गई आई कैप प्लस जे कैप। एक सेकंड में कितना चलाएगा तुमको वो यार वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर तो उतना चला देगा तुमको समझे। तो वेलोसिटी आ गई कितनी आई कैप प्लस जे कैप उसको टाइम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है। तो जब उसको टाइम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना चलेगा आपको क्या लिखोगे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या वेलोसिटी इनटू क्या टाइम। वेलोसिटी कितनी है आपकी आई कैप प्लस जे कैप इनटू टाइम कितना है 1
कितना चला दिया उसने आपको? आई कैप प्लस जे कैप चला दिया आपको। आई कैप का मतलब आपको एक्स पे तो उसने 1 चलाया, और जे कैप का मतलब क्या है? सारे बच्चे समझ पा रहे हो? पहले मैंने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? आई कैप प्लस जे कैप। ये क्या आया होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट आया ना यार आपका। तो आई कैप का मतलब आपको उसने एक्स एक्सिस पे कितना चला दिया? 1। जे कैप का मतलब उसने वाई एक्सिस पे आपको कितना चला दिया? 1। m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आया पहले बताओ? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? मतलब ये जो बीच में पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी आ गई, ये सॉरी ये इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या है? ये समझ में आ रहा है? तो ये वेलोसिटी को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप का क्या मतलब होता है? 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, और जे कैप का क्या मतलब होता है? 1 डॉट वाई एक्सिस। तो बताओ शुरू में सेंटर ऑफ मास कहां पे था? 5 अरे शुरू में 5 3 7 पे था ना। 1 आपको चला दिया तो कहां पहुंच जाओगे? 6 1 चला दिया कहां पहुंच जाओगे? और z में तो कुछ है ही। तो जो आपने मुझे आंसर दिया उसके हिसाब से बैठेगा 6 ये 6 4 और 7। ऑप्शन ही नहीं है सर। वो ऑप्शन में उल्टा सीधा होगा। ऑप्शन समझ गए ना आप? ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना? कुछ गड़बड़ दिया हो ना क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है? सर कोऑर्डिनेट चाहिए तो वेलोसिटी का व्हाट? क्या पूछा गया? सर ऑप्शन मैच इसमें नहीं होगा क्योंकि तो वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स में नहीं, ये वेलोसिटी आ गई ना। वेलोसिटी कितनी आ गई? आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप का मतलब क्या है? कि 1 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का क्या मतलब है? 1 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस। तो 1 सेकंड में आप कितना चलोगे बताओ? एक्स एक्सिस पे 1 ही तो चलोगे। अगर आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में आप एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे? 1। अगर आपकी वाई में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना चलोगे? आप 1 चलोगे। तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट कितना था तुम्हारा? 5 से 7 था। इसमें 1 का इंक्रीज आएगा, ये 6 पे पहुंच जाएगा, इसमें 4 और 7 का 7 ही रहेगा। यहाँ से बैठेगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन से दोबारा से बात करो, उसमें कुछ और नहीं पूछ रहा है। पढ़ो इधर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम t इज टू 1 सेकंड। दैट इज गुड। 1 सेकंड। अच्छा शुरू में कहाँ पे रखे थे पार्टिकल्स बताना दोनों? 4 4 6 6 2 8 4 4 6 और 6 2 8 4 + 6 10/2 5 4 + 2 6 कैलकुलेशन तो सर सही है। एक सेकंड 4 + 2 6/2 3 6 8 14/2 7 5 से 7 पे हो गया। ठीक है, वेलोसिटी बता दोनों की कितनी है? 2i कैप 2j कैप। वेलोसिटी भी सेम है हमारी 2i कैप + 2j कैप m2i कैप + m2j कैप अपॉन m + n 2m। या वेलोसिटी भी i कैप + j कैप आएगी। टाइम कितना है? सर अपॉन 2 नहीं आएगी। नहीं कट जाए कुछ नहीं। टाइम 1 सेकंड है ना। तुमने इसको 1 से वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया तो ये भी सही है i कैप + j कैप। ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब x एक्सिस पे कितना गया? 1 और y एक्सिस पे कितना गया? 1। तो यहाँ पे 1 जाएंगे 6। सही है भाई, ये आएगा। क्या आंसर दिया? कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है 5m, 4m, 5 4 7। ना ना मिसप्रिंट है। ये 6 आएगा यहाँ पे। 6 4 दोनों में एक एक बढ़ेगा। 6 4 8 ना ना 8 नहीं 6 4 7 आज ये क्या? यार अगला क्वेश्चन छोटा तो बता दो फिर फ्री करो। सर छोटा सा। सर 524 हो गए सर। अच्छा आज क्लास में लेट शुरू हुई। देखिए वैसे क्या है क्वेश्चन, देखें बताएं लायक है कि नहीं सिंगेज का है। है। देख ले बताएं लायक है कि नहीं है। सिंगेज का है। छोटा तो ये नहीं होता। देखें एक बार भेज दो, मैं देख लेता हूँ। भेज दे। कौन सा क्वेश्चन है? ला देंगे मैं देता हूँ। सर ये डाउट है, सबका ही डाउट है लगभग। सर लगभग सबका ही डाउट है। सर आपकी लंबा क्वेश्चन चलो भाई, ये जितने डाउट्स हैं ये ड्यू में हमारे। ठीक है, कल आपकी फ्लो क्लास होगी यार, आज एक ही रहेगी। ठीक है, और दूसरी क्लास मैं लूंगा ऑनलाइन ही। तुम लोग आते हो, बहुत थक जाते हो। 8:15 8 बजे मैं शुरू कर दूंगा। घर पे जाके खा पी लेना और खा पी के बैठ जाना। सर ऑफलाइन ही ठीक है। ऑफलाइन ही सही है।